आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी हिंदी क्लास 6 हिस्ट्री के चैप्टर 1 का स्टडी करने वाले हैं, जिसका शीर्षक है क्या, कब, कहाँ और कैसे। यदि आप इतिहास को रटना नहीं चाहते बल्कि समझते हुए सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आकिब जावेद अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग स्ट्रीट में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 हिस्ट्री का शुरुआत करने जा रहे हैं, तो हमारे लिए सबसे ज़रूरी है कि सबसे पहले हम जो है इतिहास का मतलब समझें, अर्थ समझें, उसका डिफिनीशन समझें। इससे भी पहले ये समझना जरूरी है कि किसी भी शब्द, किसी भी वर्ड का दो अर्थ हो सकता है। एक जो है उसका शाब्दिक अर्थ हो सकता है और दूसरा जो है उसका वास्तविक अर्थ हो सकता है। शाब्दिक अर्थ जैसे एक वर्ड है बजट, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है चमड़े का थैला, जबकि उसका वास्तविक अर्थ होता है रोजमर्रे का जो हम खर्च करते हैं या रोजमर्रे का जो हम अर्न करते हैं, उसके संबंध में हम बजट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक उसी तरीके से इतिहास जो है या हिस्ट्री जो है उसका भी शाब्दिक अर्थ कुछ अलग है, लेकिन वास्तविक अर्थ जो है कुछ अलग निकल के आता है। एक चीज और देखने वाली है कि इतिहास जो वर्ड है या कोई भी विषय है, उसका एग्जैक्ट परिभाषा दे पाना संभव नहीं होता है, थोड़ा मुश्किल काम होता है। उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि उस सब्जेक्ट के, विषय के हम नज़दीक जाने की कोशिश करते हैं, उस परिभाषा के नज़दीक जाने की कोशिश करते हैं। खैर, हम सबसे पहले देखते हैं कि इतिहास का जो है शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो एक जो होता है जिसे हम हिंदी में इतिहास कहते हैं और इसी को हम अंग्रेजी में हिस्ट्री कहते हैं। दोनों का सबसे पहले हम शाब्दिक अर्थ देखते हैं। इतिहास का जो शाब्दिक अर्थ है कि यह निश्चित है या यह निश्चित था, या इसका दूसरा अर्थ है कि ऐसा ही हुआ था, ऐसा ही हुआ था। यह क्या है? ये इसका जो है शाब्दिक अर्थ है। वास्तविक अर्थ पे हम बाद में आते हैं। हिस्टोरी जो है एक वर्ड है, हिस्टोरी का, जो एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक क्या है? तो ग्रीक जो है एक एंशिएंट यूरोपियन लैंग्वेज है। उसी लैंग्वेज का एक वर्ड है हिस्टोरी का, जिसका मतलब होता है इंक्वायरी, यानी कि पूछताछ करना, या हम कह सकते हैं कि जांच पड़ताल करना। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे सामान्य दो चीज़ हम देखें, इतिहास का शाब्दिक अर्थ और हिस्ट्री जो हिस्टोरिका से आया है, ग्रीक वर्ड है, उसका मतलब क्या होता है? इंक्वायरी या पूछताछ करना होता है या जांच पड़ताल करना होता है। अब हम इसके शाब्दिक अर्थ से अलग वास्तविक अर्थ पे आते हैं। तो पहले भी मैंने बताया है कि किसी भी विषय का, किसी भी वर्ड का एग्जैक्ट परिभाषा दे देना, सटीक परिभाषा देना, ये एक मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी हम करते क्या है, उसके नज़दीक जाने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो असल में इतिहास का परिभाषा इसलिए भी नहीं दिया जा सकता क्योंकि अलग अलग विद्वानों के द्वारा, अलग अलग लेखकों के द्वारा, अलग अलग काल एवं अलग अलग समय में इसका डिफिनीशन जो है अलग अलग दिया गया है। अगर मुझसे कोई पूछे, आपसे कोई पूछे, तो आप सामान्य शब्दों में यह कह सकते हैं कि मानव को केंद्र में रखते हुए जब हम बीते हुए समय का, घटनाओं का और समाज का स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, और जिस विषय के अंतर्गत हम इसका स्टडी करते हैं वो विषय जो है इतिहास कहलाता है। आप देखिए कैसे, जैसे हम क्या करते हैं कि मानव को केंद्र में रखते हैं, ठीक है, मानव को केंद्र में रखकर हम बीते हुए समय का अध्ययन करेंगे, बीते हुए समाज का अध्ययन करेंगे और बीते हुए घटनाओं का भी हम अध्ययन करेंगे। यानी कि आप देख सकते हैं कि जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम मानव के संदर्भ में पढ़ेंगे, मानव के संदर्भ में बीते हुए समय का जब अध्ययन करेंगे, मानव के संदर्भ में ही, यानी कि मानव से जोड़ते हुए ही जब बीते हुए समाज का अध्ययन करेंगे, जब मानव से जोड़ते हुए ही बीते हुए घटनाओं का अध्ययन करेंगे, और जिसका अध्ययन जिस विषय के अंतर्गत जो है एक व्यवस्थित तरीके से करेंगे, वो विषय जो है इतिहास कहलाता है। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 हिस्ट्री के चैप्टर का शुरुआत करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने इतिहास का एक सामान्य सा परिभाषा आपके सामने प्रस्तुत किया। अब जो है हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और अतीत के बारे में कैसे जाना जा सकता है, यानी कि इतिहास के बारे में कैसे सीखा जा सकता है। तो इतिहास के बारे में जो है कई तरीकों से सीखा जा सकता है।
इतिहास जानने के कई और अधिक स्रोत हैं, बहुत सारे ऐसे स्रोत हैं जिनके माध्यम से हम जो है इतिहास सीख सकते हैं, लेकिन जो है उसमें सबसे पहला स्रोत जो है प्राचीन इतिहास में यानी कि अतीत में जो है लिखा हुआ जो किताब है उसके माध्यम को हम क्या करें, उसको खोजें, पढ़ें और इतिहास के बारे में सीखें। तो सबसे पहला अगर इतिहास के बारे में सीखना हो तो किस माध्यम से सीख सकते हैं, तो अतीत में लिखी हुई जो भी किताबें हैं उनको हम खोजें और उनको पढ़ें, उसके माध्यम से जो है हम इतिहास को सीख सकते हैं। तो अतीत में जो भी किताबें लिखी गई हैं वो हाथ से लिखी गई हैं, और हाथ से लिखे होने के कारण क्या होता है, क्या करना है हमको सीखने के लिए, किताबें खोजनी है, अतीत में लिखा हुआ किताबें खोजनी है और उसको पढ़ना है। यह किताब जो है हाथ से लिखे होने के कारण क्या कहलाते हैं, पांडुलिपि कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पांडुलिपि कहलाते हैं, क्योंकि ये हाथ से लिखे गए होते हैं। अंग्रेजी में इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट, मेन्यू जो वर्ड निकला है वो किससे निकला है, मेनू से, और मेनू का मतलब होता है हाथ। अब जो है आपको ये समझ में आ गया होगा कि अतीत में जो भी पुस्तकें लिखी गई थी उसको हाथ से लिखे होने के कारण उसको पांडुलिपि कहते हैं। उसका अंग्रेजी वर्जन जो है मैन्यूस्क्रिप्ट उसको बोलते हैं, और मेन्यू में जो मेनू है उसका मतलब होता है हाथ। यानी कि अब यहाँ से क्लियर है कि पांडुलिपि जो है हाथ से लिखी होने के कारण जो है इसे हम लोग पांडुलिपि कहते हैं। अब दूसरा सवाल ये आता है पांडुलिपि के बारे में कि इसमें ये पांडुलिपि आखिर हमको मिलती कहाँ है, क्योंकि आज से 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, 1500 साल पहले, 200 साल पहले जो ये किताबें लिखी है वो मिलती कहाँ है। तो सामान्यतः हुआ ऐसा क्या है कि इसमें से अधिकांश पुस्तकें जो हैं बाढ़ के कारण, किसी के द्वारा नष्ट करने के कारण, कीड़ों के द्वारा खा जाने के कारण जो है नष्ट हो गए। लेकिन वर्तमान में भी कहाँ मिलती हैं, तो वर्तमान में ये मंदिरों में और विहारों में आज भी खोजने पर हमको जो है पांडुलिपि मिल जाती है। अब सवाल ये उठता है कि पांडुलिपि के में कौन कौन सी जो है बातें लिखी होती हैं। ऐसा नहीं है कि इतिहास के सीखने के बारे में जो भी पुस्तकें मिली वो इतिहास के बारे में हमें बताएंगी। सामान्यतः कुछ न कुछ जानकारी हमको इतिहास के बारे में मिल ही जाता है, लेकिन इन पांडुलिपियों में कौन से विषय मिलते हैं, तो सामान्यतः इन पांडुलिपियों में हमको धार्मिक मान्यताएं देखने को मिलती हैं, विज्ञान के बारे में मिलता है, औषधियों के बारे में मिलता है, और राजाओं के बारे में हमको जानने को प्राप्त होता है। यहाँ तक हम देख लिए कि हमको जो है इनके बारे में ये सारी चीज़ें मिलती हैं। इसके अलावा हमको और भी कौन सी पुस्तकें मिलती हैं, तो हमको मालूम है कि हमको महाकाव्य मिलेंगे, कविता मिल जाते हैं, बहुत सारे नाटक जो हैं वो हमको मिल जाते हैं। तो इन सारे स्रोतों के माध्यम से जो है हम इतिहास को सीख पाते हैं, समझ पाते हैं। अब जो है इतिहास सीखने का या इतिहास जानने का जो अन्य स्रोत है और सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है, उसको हम लोग कहते हैं अभिलेख। अब अभिलेख क्या होता है ये समझना जरूरी है। इससे भी पहले ये समझ लेना चाहिए कि ये जो पांडुलिपि मिलती थी, क्योंकि उतने पहले अतीत में जो है इतिहास में हमारे पास कागज का आविष्कार नहीं हुआ था, तो इसको सामान्यतः जो है ताड़पत्रों और एक भुर्ज नाम का पेड़ है, भुर्ज नामक पेड़ जो हिमालय के क्षेत्र में पाया जाता है। भुर्ज नामक पेड़ है, ताड़ के पत्र पर लिखा जाता था, और हिमालय के क्षेत्र में पाया जाने वाला एक पेड़ है भुर्ज, उसके पत्तियों पर लिखकर जो है ये सारे चीज़ किताबें बनाई जाती थी। अब हम दूसरे तरफ बढ़ते हैं, दूसरा स्रोत देखते हैं। इतिहास जानने का दूसरा स्रोत क्या है, तो वो है अभिलेख। इसको अंग्रेजी में हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं। आप अभिलेख के बारे में सुने होंगे। अभिलेख क्या है, तो अभिलेख एक ऐसा साक्ष्य है जिसमें क्या होता है कि जो भी चीज़ हमको लिखी हुई मिलती है वो कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करके खोद कर लिखा गया होता है। कठोर सतह जैसे पत्थरों पर,
या धातुओं के चादरों पर, धातुओं के चादरों पर, इन दो जगहों पर सामान्यतः हमको जो है अभिलेख मिलने देखने को मिलती है। यानी कि अभिलेख हमेशा जो है कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किया जाता है, उसको खोद कर लिखा जाता है, या तो पत्थरों पर खोद कर लिखा गया हो या धातुओं के चादरों पर खोद कर लिखा गया हो। आप चैप्टर नंबर पहला का पेज नंबर 5 में देखें तो आपको वहाँ पे एक अभिलेख देखने को मिलेगा। ये अभिलेख जो है आपको मिलता है अफगानिस्तान, आज का जो वर्तमान देश अफगानिस्तान है, वहाँ अफगानिस्तान के एक प्रांत है कंधार, वहाँ मिलेगा। किस शासक का है? तो हमको मालूम है कि अशोक सम्राट, अशोक महान के शासक का, अशोक महान का अभिलेख मिलता है। आज से कितना पहले? आज से लगभग 2250 साल पहले का हमको अभिलेख मिलता है, पत्थरों पर खुदा हुआ। और इसके बारे में क्या कह सकते हैं? ये जो अभिलेख है ये वहाँ का जो स्थानीय लैंग्वेज था, यानी कि यूनानी और अरामेइक, इन दो लैंग्वेजों में, लिपियों में, इन दो लिपियों में देखने को मिलता है। भारत में इसके अलावा और अन्य बहुत सारी हमको जो है अभिलेख मिले हैं। मंदिरों की दीवारों पर लिखा हुआ अभिलेख मिल जाता है। ये अभिलेख जो है उस समय प्रचलित जो लिपि थी, जो भाषा थी, उसमें लिखा जाता है। हमको संस्कृत में लिखा हुआ अभिलेख भी प्राप्त होता है, प्राकृत भाषा में लिखा हुआ अभिलेख प्राप्त होते हैं, तमिल में लिखे हुए अभिलेख हम सबको प्राप्त होते हैं। तो इतिहास जानने का पहला जो स्रोत है वो किताब है, यानी कि अतीत में जो भी किताब लिखे गए हैं उसको ढूंढें और पढ़ें, उसके बारे में आपको जानकारी यहाँ पे मिल गई है। दूसरा जो है अभिलेख है जो कठोर सतहों पर लिखा जाता है, जैसे पत्थरों पर या धातुओं के चादरों पर जो है उत्कीर्ण करके खोद कर लिखा जाता है। सामान्यतः हमको मंदिर के दीवारों पर भी लिखा हुआ मिलता है। अलग अलग जगहों पर वहाँ प्रचलित, उस समय प्रचलित जो भाषा है, जो लिपि है, उस लिपि में हमको देखने को मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इतिहास को और कितने तरीकों से सीखा जा सकता है, या ऐसे और कौन से स्रोत हैं जिनके माध्यम से हम इतिहास को सीख सकते हैं। तो ये जो है दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत थे। उसके अलावा जो है हम औजार, उस टाइम के खुदाई में मिले हुए औजार, हथियारों, बर्तन, आभूषण और सिक्कों के माध्यम से, सिक्कों, या हम कह सकते हैं कि भवन, उस टाइम जो भवन मिलते हैं उसके माध्यम से भी हम इतिहास सीख सकते हैं। औजार मिलने से क्या पता चलता है कि उस समय तत्कालीन जो संस्कृति थी या जो भी साम्राज्य थे, उसमें किस तरीके के जो है हथियारों का इस्तेमाल किया जाता था। उस समय कौन कौन से धातु जो है पाए जाते थे और कौन कौन से धातुओं का इस्तेमाल जो है औजार बनाने के लिए किया जा सकता है, उसके बारे में हम सीख सकते हैं। हथियार के बारे में हम सीख सकते हैं कि उस समय के राजा महाराजा सम्राट जो होते थे किस तरीके का हथियार का इस्तेमाल करते थे और किन किन धातुओं का इस्तेमाल करते थे, तो ये भी हम उनके बारे में सीख सकते हैं। बर्तन के माध्यम से भी हम देख सकते हैं कि बर्तन जो है किन किन तरीक़ों से बर्तन बनाए जाते थे, मिट्टी के बर्तन, तांबे के बर्तन, और या अन्य और कोई भी तरीका हो जिसके माध्यम से बर्तन बनाए जाते थे। बर्तन बनाए जाते थे तो उस पर किस तरीके का लेप किया जाता था, उस पर चित्रकारी किया जाता था, कौन से रंग से पेंट किया जाता था, पेंट करने के लिए कौन से चीज़ का इस्तेमाल किया जाता था। इससे हमको बहुत सारी जो है इतिहास की जानकारियाँ जानने को मिलती है। उसके बाद हम देखते हैं आभूषण। आभूषण में भी हम देख सकते हैं कि आभूषण बनाने के लिए कौन कौन से पत्थरों का इस्तेमाल होता था, या किसी कीमती पत्थर का इस्तेमाल होता था, किसी धातु का इस्तेमाल होता था, सोना चांदी का इस्तेमाल होता था। उसके बावजूद जो है उसकी नक्काशी कैसी होती थी, उसमें बारीकियाँ कैसी होती थी। यानी कि हम बहुत सारी चीज़ जो है उस वक्त के बारे में इन सारी चीज़ों के माध्यम से सीख सकते हैं। सिक्कों के मिलने की वजह से पता चलता है कि कौन कौन से सिक्के चलते थे, सोना, चांदी, तांबा। जो चीज़ें हमको नहीं मालूम है, बहुत सारी चीज़ें जो है सिक्कों के माध्यम से पता चलती हैं। जैसे उस समय के राजा जो है जो सिक्के चलाते थे, तो एक तरफ हो सकता है कि अपना चित्र बनवाए, दूसरे तरफ हो सकता है कि जो उस समय
उनकी जो धार्मिक विश्वास थी उससे संबंधित जो देवी देवता हैं उनके चित्र बनवाएं, समय का उल्लेख कर दें, तो उससे भी हमको इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। भवनों के माध्यम से हमको पता चलता है कि भवन का डिजाइन कैसा होता था, यानी कि तकनीक जो है कितनी विकसित थी, कौन से जो है तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था, ईंट जो है किस तरीके का ईंट का इस्तेमाल किया जाता था। तो बहुत सारी चीज़ें जो है इतिहास के बारे में हमको पता चलती हैं। सामान्यतः हम किताब पढ़कर पता करते हैं, अभिलेखों से पता करते हैं, या ये जो सारी चीज़ें हैं इनके माध्यम से जो है हम इतिहास को पता करते थे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से जो है हम इतिहास को पता करते हैं। अब जो है हमारे लिए सवाल ये खड़ा होता है कि इतिहास को तो इन तरीकों से जाना जा सकता है। अब सवाल दूसरा ये है कि आखिर इतिहास के बारे में क्या जाना जा सकता है। इससे पहले कि हम क्लास में आगे बढ़ें, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और कमेंट करें। मैंने पहले ही आपको बताया था कि इतिहास को अगर सीखना है तो उसको याद करके नहीं सीखा जा सकता है। इतिहास समझने वाला विषय है, या दुनिया का कोई भी विषय ऐसा नहीं है जिसको रट कर याद कर कर समझा जाए। तो यदि आप इतिहास को समझते हुए सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि इतिहास के बारे में क्या जाना जा सकता है। इतिहास के बारे में हम क्या जान सकते हैं, किन के बारे में हम इतिहास जानते हैं, सीखते हैं। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि इतिहास के बारे में हम आखेटकों के बारे में जान सकते हैं। देखते हैं आखेटक क्या होते हैं। उसके बाद जो है हम संग्राहकों के बारे में जान सकते हैं। फिर हम ये भी समझेंगे कि संग्राहक कौन है। उसके बाद जो है हम कृषकों के बारे में जान सकते हैं, शासकों के बारे में जान सकते हैं, पुरोहितों के बारे में जान सकते हैं, व्यापारियों के बारे में जान सकते हैं, शिल्पियों के बारे में भी हम जान सकते हैं। उस समय की तत्कालिक जो जनता है उसके बारे में भी हम जान सकते हैं। इसके अलावा उस समय बच्चे जो है कौन कौन से जो है खेल खेलते थे, कहानियाँ सुनते थे, या उस समय जो है कौन कौन से नाटक देखा करते थे, और भी इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें जो है हम सीख सकते हैं। जब हम इतिहास के बारे में सीखते हैं तो हम देखते हैं आखेटक। आखेटक का मतलब होता है शिकारी। जब मानव समाज में रहना नहीं सीखा था, सभ्यता में रहना नहीं सीखा था, यानी कि मानव जो है जंगलों में रहता था, गुफाओं और कंदराओं में रहता था, उस समय जो है मानव अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए या गुजर बसर के लिए जानवरों का शिकार करता था। तो मानवों का ऐसा समूह जो जानवरों का शिकार करते थे वो जो है आखेटक कहलाए, या अपने गुजर बसर के लिए जो है कुछ इकट्ठा करते थे। जानवरों को शिकार तो करते ही करते थे, उसके अलावा जो है खाने पीने के लिए कुछ इकट्ठा करते थे, जैसे फल फूल, पेड़ पौधे के जड़, कंदमूल, या इस तरीके की अन्य जो चीज़ें हैं उनको इकट्ठा करके रख कर जो है अपना गुजर बसर करते थे। उस समय के बारे में हम बात कर रहे हैं कि वो शिकार जब करते तो आखेटक कहलाते थे, और जब जो है अपना भोजन को इकट्ठा करते थे तो संग्राहक कहलाते थे। कृषकों के बारे में हम सीख सकते हैं कि जो है कृषि कौन कौन से जो है फसल उगाया जाता था, किस तरीके से उगाया जाता था, इनके बारे में सीख सकते हैं। शासकों के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं कि शासक जो है कब से कब शासन किया, कौन से लड़ाइयाँ लड़ी, कौन से महत्वपूर्ण काम किए समाज के लिए, नहरें बनवाई, कृषि के लिए कार्य किए। उसके अलावा जो है पुरोहितों और उनके मंत्रियों के बारे में भी हम सीख सकते हैं। व्यापारी जो है, व्यापारी के बारे में बहुत कुछ सीखा जा सकता है कि व्यापारी जो है किन किन चीज़ों का व्यापार करते थे, किन देशों से व्यापार करते थे, व्यापार का लेन देन का जो तरीका था वो क्या होता था। उसके अलावा जो है शिल्पी, यानी कि जो हाथ से काम करने वाले जो कारीगर होते थे, यानी कि लोहे का काम करने वाले, चमड़े का काम करने वाले, आभूषण का काम करने वाले, या औजार बनाने वाले, लकड़ी का काम करने वाले, उनके बारे में सीखा जा सकता है कि किन किन जो है मशीनों का इस्तेमाल करते थे, किन किन तकनीकों का इस्तेमाल करते थे, उनको बनाने के लिए कौन कौन से औजारों का इस्तेमाल करते थे, कच्चा माल कहाँ से लाते थे, या उन सामानों को कहाँ से कहाँ बेचा जाता था। इन सारे बारे में चीज़ों में हम सीख सकते हैं, और उस समय के तत्कालिक जो जनता है उनके बारे में भी हम जान सकते हैं।
उसके अलावा इतिहास के बारे में और भी बहुत कुछ जाना जा सकता है कि बच्चे जो है कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुनते थे, कौन से नाटक जो है देखा करते थे। इसके अलावा जो है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इतिहास के बारे में जानी जा सकती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारतीय क्षेत्र में सबसे पहले मानव पाए जाने का प्रूफ या साक्ष्य कहाँ मिलता है। तो आप बुक का पेज नंबर 2 खोलिए और उसमें देखिए कि भारत का एक मानचित्र दिया हुआ है। उसमें विंध्य पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसे नर्मदा नदी कहते हैं, और ये नदी जो है पश्चिम की तरफ बहते हुए अरब सागर में जाकर गिर जाती है। आप उस पेज को देखिए और समझिए कि वो जो नर्मदा नदी है, सबसे पहले भारत में मानव पाए जाने का, मानव के साक्ष्य जो है सबसे पहले भारत में कहाँ मिलते हैं। तो सबसे पहले साक्ष्य जो है मानव के भारत में नर्मदा नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी में मिलते हैं। सबसे पहला साक्ष्य जो है मानव के भारत में पाए जाने का वो नर्मदा नदी घाटी मिलता है। नदी घाटी क्या होता है, तो सामान्य शब्दों में कि किसी भी नदी के आसपास का जो इलाका होता है वो उसका नदी घाटी कहलाता है। यानी कि नदी का प्रभाव जो है आसपास के इलाकों में जहाँ तक रहा हो इतिहास में, या उस नदी का प्रभाव जहाँ तक रहा हो, वो नदी सामान्यतः उस नदी का नदी घाटी कहलाता है। तो आप पेज नंबर 2 में देखिए कि नर्मदा नदी दिया है। उस नदी के घाटी में ही, नदी घाटी में सबसे पहले मानव पाए जाने का प्रूफ मिलता है। और ये मानव कौन थे, और ये आरंभिक मानव थे। ये मानव ऐसे थे जो समाज में रहना अभी शुरू किए थे, किसी भी सभ्यता का विकास नहीं हुआ था, ना ही इनको कृषि करने आता था, ना ही इनको पशु पालने आता था। ये क्या करते थे, ये एक कुशल आखेटक और संग्राहक थे। क्या थे, इस समय जो मानव मिले हैं वो कौन से मानव थे, वो प्रारंभिक मानव थे, प्रारंभिक मानव थे। ये मानव अपना गुजर बसर चलाने के लिए क्या करते थे, तो ये जो है आखेट करते थे, आखेटक थे, शिकारी थे और संग्राहक थे। संग्राहक यानी कि कुशल आखेटक और संग्राहक थे। इस माध्यम से जो है अपना गुजर बसर चलाते थे। यहाँ से बहुत सारे तरीके के पत्थरों के औजार मिले हैं। पत्थरों के औजार जिनसे जो है ये मानव जो है जानवरों का शिकार करते थे, उनके चमड़े छीलते थे, या अन्य किसी फसल को या जड़ खोदने के लिए किसी भी तरह के पत्थर का इस्तेमाल होता था। इस तरीके के बहुत सारे पत्थर मिले हैं जिनका उपयोग जो है ये अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते थे। इससे इनके बारे में हमको बहुत सारी जानकारी मिलती है। तो भारत में मानव के पाए जाने का जो सबसे पहला प्रूफ मिलता है वो नर्मदा नदी घाटी में मिलता है। नदी घाटी क्या होता है, तो नदी घाटी उस नदी के आसपास का जो इलाका होता है जहां नदी का प्रभाव रहा है वो नदी घाटी कहलाता है। ये कौन मानव थे, तो ये आरंभिक मानव थे। ये एक कुशल संग्राहक और आखेटक थे। इन्हें ना ही कृषि के बारे में जानकारी था और ना ही इनको जो है पशुपालन के बारे में जानकारी था। सभ्यता का विकास तो खैर दूर की बात है। इस तरीके से ये गुफाओं कंदराओं में रहते थे और अपना जो है गुजर बसर करते थे। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले खेती के प्रूफ जो है कहाँ मिलते हैं। सबसे पहले खेती का प्रूफ कहाँ मिलता है। भारतीय तो मालूम है, उपमहाद्वीप का मतलब क्या हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में जो है वर्तमान के पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, अफगानिस्तान, श्रीलंका और ईरान वाले इलाके जो है भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। तो जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम एकदम से वर्तमान भारतीय जो क्षेत्र है उसी के बारे में पढ़ते हैं। भारत का इतिहास थोड़ा सा काफ़ी विस्तृत रहा है। तो पहली बार भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले खेती करने का जो प्रूफ मिलता है, अब फिर से बुक का पेज नंबर 2 खोलें, उसमें भारत का मैप दिया हुआ है और भारत के मैप में आप उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में देखते हैं कि 2 पहाड़ियां हैं। कौन कौन से पहाड़ियां हैं, तो 2 पहाड़ियां हैं, एक है किरथर और दूसरा है सुलेमान। इन पहाड़ियों के नज़दीक जो है सबसे पहले पुरुष एवं स्त्रियों के द्वारा गेहूं एवं जौ की खेती की गई। प्रारंभिक खेतियों के साक्ष्य जो है यहाँ से मिलते हैं।
कहाँ की गई? तो प्रारंभिक, अगर आपसे कोई पूछे कि भारतीय उपमहाद्वीप में प्रारंभिक खेती के साक्ष्य जो है सबसे पहले कहाँ से मिलते हैं, तो आप कहिए कि सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में जो है सबसे पहले कृषि का कार्य किया गया। ठीक उसी तरीके से गारो पहाड़ी आप देखें, आज के पूर्वोत्तर का जो इलाका है वहाँ पे गारो पहाड़ी है, जो अभी मेघालय असम का जो इलाका है, यहाँ भी जो है प्रारंभिक कृषि के जो है साक्ष्य मिलते हैं। प्रारंभिक कृषि के जो है साक्ष्य मिलते हैं। इन्हीं जगहों पर सबसे पहले जो है भेड़, बकरी और गाय के पालतू बनाए जाने के भी साक्ष्य मिलते हैं। यानी किरथर और सुलेमान पहाड़ी में कृषि के साक्ष्य तो मिलते ही मिलते हैं, पहली बार जो है जानवरों को पालने के साक्ष्य भी जो है इन्हीं इलाकों में देखने को मिलते हैं। गारो पहाड़ी हो गया, गारो पहाड़ी में भी प्रारंभिक कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारतीय क्षेत्र में या भारतीय उपमहाद्वीप में जो है सबसे पहले चावल की खेती कहाँ की गई। तो चावल की खेती आप देखें तो एक पहाड़ी है विंध्य पहाड़ी, इसके उत्तर में सबसे पहले कहाँ, इसके उत्तर में सबसे पहले जो है चावल की खेती मिलती है। ये भी आप जो है पेज नंबर 2 में देख सकते हैं कि विंध्य पहाड़ी जो है भारत के एकदम मध्य में स्थित है और उसके नॉर्थ वाले साइड में सबसे पहले जो है चावल की खेती करने का प्रूफ या साक्ष्य मिलता है। कुछ चीज़ें जो हैं इसमें याद करने वाली भी हैं, आपको याद होना भी चाहिए, लेकिन आपको इतिहास को कोशिश करना चाहिए। अभी से वक्त है कि किसी भी चीज़ को रटिए नहीं, बल्कि उसको समझने की कोशिश कीजिए। जब आप समझ जाते हैं तो समझ लीजिए कि वो विषय जो है आपका हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, अब हम जो है क्लास में आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं और समझते हैं कि भारत यानी हमारा देश का नाम भारत और इंडिया कैसे पढ़ा। ये उत्सुकता जो है मैंने कई सारे बच्चों में देखा है और कई सारे बड़ों में भी देखा है कि आखिर इंडिया या भारत का नाम कैसे पड़ा, और इसमें से अधिकांश लोगों को जो है इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। तो अब ध्यान से सुने कि भारत और इंडिया का नाम भारत या इंडिया कैसे पड़ा। तो एक चीज़ देखिए, भारत के उत्तर पश्चिम इलाके से आने वाले यूनानियों और ईरानियों के द्वारा सबसे पहले जो है एक इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया गया होगा। जैसे इंडिया शब्द जो बना हुआ है वो बना हुआ है इंडस से। इंडस क्या है आप सबको पता है, ये एक रिवर है। इंडस एक रिवर है और इंडस रिवर है, उसको संस्कृत में हम क्या कहते हैं, सिंधु कहते हैं। यह संस्कृत में जो है सिंधु कहलाता है। तो उत्तर पश्चिम से आने वाले जो ईरानी या यूनानी थे, उन्हीं के द्वारा इस इंडस के नाम पर, इंडस से जो देख लीजिए IND, इसी इंडस रिवर के नाम पर जो है भारत का नाम इनके द्वारा इंडिया रखा गया या कहा गया होगा। तो एक चीज़ यहाँ पे समझिए, तो इंडिया शब्द का जो संबंध है वो इंडस से है। असल में सिंधु नदी पार करने के बाद ही वर्तमान का जो भारतीय क्षेत्र है वहाँ प्रवेश किया जा सकता है, इसलिए उस नदी के नाम पर ही जो है भारत का नाम इंडिया पड़ा। और सबसे अंत में जो है भारत का नाम कैसे पड़ा, तब उत्तर पश्चिम इलाके में ही रहने वाले, भारत के उत्तर पश्चिम इलाके में ही रहने वाले एक समूह का नाम जो होता था भरत कहलाता था। और ये भरत जो है एक लोगों का एक समूह था और उसके नाम पर ही जो है भारत का नाम जो है भारत रखा गया है। इसका उल्लेख आप चाहते हैं तो इसका उल्लेख आज से 3500 साल पहले ऋग्वेद में भी आपको देखने को मिल सकता है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।